नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना देरी के शुरू करते हैं 10 मई 2023 के अपने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। Where did डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? इसका शुभारंभ किया है इन्होंने चंडीगढ़ में। इस शुभारंभ में भाग लेने वाले अन्य अतिथि थे वहाँ के गवर्नर, चंडीगढ़ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, किरण खेर, लोकसभा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर, और हमारे प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ये हेरिटेज सेंटर है जहाँ जिसका शुभारंभ डिफेंस मिनिस्टर ने किया। यहाँ आपको विभिन्न युद्धों में जो इंडियन एयरफोर्स की भूमिका है वो जो है दर्शाई गए है, उसका आर्ट जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक तरह का एग्जीबिशन है जो इंडियन एयरफोर्स के जो पार्टिसिपेशन है 1965 के युद्ध में, 71 के युद्ध में और बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसमें, जो जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया, पार्ट लिया, तो उन सब की एक तरीके से आर्ट जो है या स्टिमुलेटर जिसे बोल सकते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द हेरिटेज सेंटर हाईलाइट्स इंडियन एयरफोर्स रोल इन वेरियस वॉर्स। इट हाउसेस 5 विंटेज एयरक्राफ्ट। वहाँ पर 5 विंटेज एयरक्राफ्ट भी जो है प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। Provide visitor with cockpit exposure and experience with flight simulators. It also houses the first IAF made patent aircraft. वहाँ पर आपको पहला जो IAF indigenous made aircraft है जिसका नाम है कानपुर 1, जो कि एक प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, जो कि बनाया था लेट वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह इन 1958। ये 1958 में कानपुर 1 जो विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है ये बनाया गया था। किसके द्वारा? हरजिंदर सिंह। ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इंडियन वॉन द सिल्वर मेडल इन द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? हो रही है जिंजू इन साउथ कोरिया। जिंजू एक शहर है साउथ कोरिया के अंदर, वहाँ पर ये जो वेट लिफ्टिंग एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये हुई है। और इसमें जो है हमारे पास 3 मेडल आए हैं, लगभग 2 लाए हैं बिंदिया रानी देवी, एक क्लीन एंड जर्क इस कैटेगरी में, 55 kg कैटेगरी में, और एक ओवरऑल कैटेगरी में, और जेरमी लाली नुंगा इन्होंने जीता है 67 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। इसी के साथ कुछ पढ़ लेते हैं जो हाल फिलहाल में, इसी के साथ पढ़ लेते हैं जो आने वाले अपकमिंग जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो कौन कौन से हैं और वो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ओलंपिक जो आपको बताना है कि ओलंपिक जो है वो कहाँ कहाँ पर होगा, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पर होगा, 24 का कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा, 28 का लॉस एंजलिस में होगा, और 32 का ये ब्रिस्बेन में होगा। इसमें क्वाड में जब हमने क्वाड डिस्कस किया था वहाँ पर भी पढ़ा था। विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा? ये 22 का अभी हाल फिलहाल में पिछले साल बीजिंग में ऑर्गेनाइज हुआ है। 26 मिलान जो कि इटली में होगा। एंड कॉमनवेल्थ देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ 2022 का ये बर्मिंगम में हुआ था, और 2026 का ये विक्टोरिया में होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एशियन गेम्स जो 2026 के कहाँ पर होंगे और 30 के कहाँ पर होंगे? ये जापान में होंगे। 26 के और 30 के दोहा में होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ पर होगी? ये अभी फिलहाल जो है हमने कल डिस्कस किया था। कौन थे? प्रवीण चिंतावल। उन्होंने जो है ट्रिपल जंप में जो इन नेशनल रिकॉर्ड है कितना, 17.37 मीटर जो है इन्होंने 37 मीटर जो इन्होंने ब्रेक किया है। 17.30 पहले था, उन्होंने ब्रेक किया है। उनका नाम क्या है? प्रवीण चिंतावल। जो ये कहाँ हो रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हंगरी के बुदापेस्ट शहर में ये जो है हो रहा है। 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगा जापान में। इसी के साथ नेशनल गेम्स ये 22 के कहाँ हुए थे? 2022 के गुजरात में हुए थे, और 23 के कहाँ होंगे? ये गोवा में होंगे। ये कुछ हाल ही में रिसेंट अपकमिंग जो स्पोर्ट्स इवेंट है उनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर टू द US प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। ये नीरा टंडन जो है इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। इन्होंने
इंडियन इमिग्रेंट पेरेंट्स इनके थे। तो ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। मैसाचुसेट्स में पैदा हुई, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ी और उसके बाद ये ओबामा जो है उनके प्रेसिडेंट टर्म में भी ये उनसे काफ़ी क्लोज रही थी। हिलेरी क्लिंटन के जो इलेक्शन थे उसमें उनके साथ थी। उसके बाद अब जो है ये तीसरी जो प्रेसिडेंट है बाइडन, उनके साथ इनको अब जो है डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र जो है बनाया गया है, जो भी इनको 25 साल का लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है पब्लिक पॉलिसी में। तो इसीलिए इनकी नियुक्ति एज अ डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र की गई है यूएस प्रेसिडेंट द्वारा। डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो वाइट हाउस है और जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना, जो भी जैसे जो बाइडन की जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडा है उसको डेवलप करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये एक डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र का काम होता है। ये बारीकी से देखेंगे कि कैसे जो है वाइट हाउस में कैसे काम होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट हुई है एक इंडियन की, तो ये एक देश के लिए भी एक प्राउड मूवमेंट होगा। और कमला हैरिस आपको पता ही है, ये वाइस प्रेसिडेंट है अभी फ़िलहाल अमेरिका की। और अजय विज, इनको असेंसर द्वारा जो है एमडी जो है नियुक्त किया गया है हाल ही में। और वेनेसा हडसन, ये पहली महिला हैं जो एयरलाइन डिपार्टमेंट में, जिसको क्वांटस जो एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हुआ है जर्मनी में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग एन एनुअल हाई लेवल पॉलिटिकल इंटरनेशनल फोरम टू हेल्प बिफोर द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा कॉप को बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC द्वारा ये कॉप जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उससे पहले ये एक पॉलिटिकल जो भी कंट्रीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स या मिनिस्टर्स हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो ये एक एनुअल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोरम है। किससे पहले? कोप जो एक कॉन्फ्रेंस है, जो मेन कॉन्फ्रेंस है उससे पहले। तो ये पहली बार 2010 में शुरू किया बाय फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल। द फोरम एम्स टू प्रिपेयर फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन एट कोप क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसका काम यही है कि जो भी कोप जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो भी हम मुद्दे जो हैं उठाएंगे या जो भी डिसीजन लेंगे तो उसके बारे में एक पहले से एक चर्चा जो है, प्री कॉन्फ्रेंस जिसको बोल सकते हैं, वो जो है इसमें की जाती है। और जो आने वाले जो समय में जो भी किस तरह से हम और इसको बेटर बना सकते हैं कॉन्फ्रेंस को, और क्या क्या मुद्दे जो हैं उठा सकते हैं, तो उनके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। एक बार पढ़ लेते हैं कोप के बारे में, ये है क्या। जैसे मैंने बताया इसका फुल फॉर्म हो जाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की, जो कि हर साल जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। और पहला जो COP 1 है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था बर्लिन में इन 1995 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपको पता होगा कि 1992 में एक बार मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि UN क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। तो इसके 197 इसके मेंबर्स हैं, वही जो है कोप के मेंबर जो है हो जाते हैं। इसका काम क्या है, बेसिकली होता क्यों है? इसका जो एग्रीमेंट है वो ये है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस है, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम करके इससे कम जो है इतना जो डिग्री है वो उससे कम ही रखें। तो हमारी एक्सपेक्टेड है था कि इस शताब्दी एंड तक हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है एज अ ग्लोबल वार्मिंग जो इश्यूज जो उठ रहे हैं वो ये है कि इस शताब्दी के एंड तक हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से कम ही जो है वो एवरेज जो है बढ़े। जो COP 28 है, जो COP 28, ये कहाँ पर होगा? जो ये इस साल जो है ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब से कब तक? नवंबर 30 से लेकर 12 दिसंबर, 13 दिन ये बैठक जो है चलेगी। और COP 27
जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था इजिप्ट में। ऑर्गेनाइज पिछले साल इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर वॉज द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्थ। ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये गेम्स, ट्रांसप्लांट गेम्स से क्या समझते हैं आप? जो भी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जो भी गिवर होता है या टेकर, मान लीजिए एक आदमी है, उसने इस आदमी को जो है अपनी एक किडनी दी, इसके पास अब एक किडनी, इसके पास भी एक किडनी रह गई, उसके पास भी एक किडनी रह गई, ये दोनों ही एलिजिबल हो जाते हैं इस गेम में भाग लेने के लिए। गिवर होता है और जो भी टेकर होता है वो दोनों ही इस ट्रांसप्लांट गेम में भाग ले सकते हैं। द गेम आर ओपन टू दोज हु हैव रिसीव्ड हार्ट, लंग्स, लिवर, कोई भी ऑर्गन हो सकता है कि हमारे शरीर का, पैंक्रियास, स्टेम सेल्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंड विल गिव मोर देन 3000 transplant athletes, their families and supporters together for a week celebrating the ultimate gift, the gift of life. The gift of life हम इसको कह सकते हैं। 30 तो इंडिया ने जो इसमें भागीदारी ली, 32 मेंबर इंडियन कंटिजेंट वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने सबसे हाईएस्ट, अब तक के सबसे हाईएस्ट 35 मेडल जो है उन्होंने जीते हैं। आपको पता ही कि सिडनी में जो है क्वाड का समिट होगा, जहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज भी होगी, और जो इस साल का क्वाड समिट होगा, वो जो एक 1-to-1 जो समिट होगा वो कहाँ पर होगा? वो भी सिडनी के, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ही होगा। थ्रू द बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड रायसेना हिल्स। क्या आपको पता ही है कि हमारे देश की जो पहली महिला है, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट सिटीजन, वो है द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट। तो ये बुक, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जो कि लिखी है कस्तूरी राय ने। ये एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं, जो इन्होंने इसमें द्रौपदी मुर्मू कैसे ट्राइबल गर्ल, जो कि सारे अपने फियर ऑब्स्टेकल्स ओवरकम करते हुए एक सिंबल बन जाती है डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस का। तो ये उनकी द्रौपदी मुर्मू की कहानी है कि उनका जो अचीवमेंट और उनके माइलस्टोन है, इस जो पाथ है, कहाँ से ट्राइबल एक लड़की से लेकर भारत की प्रेसिडेंट बनने तक, जो उनकी एक कहानी है, कि शुरू होती है मयूरभंज, एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। वहाँ से एक छोटी सी लड़की जो कि बाद में रायसेना हिल प्रेसिडेंट हाउस में जो है आज जो है वो बैठी हुई है। तो उसकी एक कहानी है, एक इंस्पिरेशन कहानी है किसी भी लड़की और किसी भी भारत के नागरिक के लिए, कि कैसे छोटे से छोटा जो आदमी है वो आगे चलकर अपनी मेहनत द्वारा जो है ऊंचे से ऊंचा जो है मुकाम वो हासिल कर सकता है। तो अभी हमने कल पढ़ा था के सैलजा एक बुक लिखी थी, उसका नाम था माई लाइफ एज अ कॉमरेड। मनोज मित्ता ने ये बुक लिखी, उसका नाम था लास्ट प्राइड। और नारायण अगल, ये जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया था। उस बुक का नाम है रिफ्लेक्शन। ये कुछ बुक थी जो हमने हाल फिलहाल में। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमने देखा था फेब में, इस साल फेब में रेसाई जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का एक जगह है रेसाई, वहाँ पर 5.9 मिलियन टन जो है यूरेनियम उसकी खोज की गई थी। तो उससे कहीं ज़्यादा जो है इस बार राजस्थान में जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारी 80% तक जो है ये की जो डिमांड है, लिथियम डिमांड, उसको जो है फुलफिल कर देगा। तो जान लेते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये आजकल बहुत डिमांड में है। जो EV जो कारें हैं, वो जो गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स ला रही है कि EV कार पर आपको सब्सिडी दी जा रही है, काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम EV जो है 1% अभी जो है वो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में जो है चालू हैं। और अभी हाल ही में 2027 तक जो है डिसीजन लिया गया कल परसों कि 2027 तक डीजल जो गाड़ी हैं व्हीकल 4 व्हीकल है उनको पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। तो उसके पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं इसके बारे में लिथियम कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि बहुत लंबा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर से आपको समझाऊंगा कि डीप में जाने कोई फ़ायदा नहीं है। लिथियम जो मोस्टली 50% से ज़्यादा जो लिथियम पाया जाता है वो लिथियम ट्राइंगल में पाया जाता है। ऐसा जो है अभी तक जो कयास हैं जो वो लगाए जा रहे हैं। ये लिथियम ट्राइंगल जो है 3 देशों से मिलकर बना है।
इसमें आता है अर्जेंटीना, आपको बोलिविया मिलेगा, और चाइल जो है या जिसको चिली जो है वो आपको मिलेगा। और हम बात करें कि लिथियम, वर्ल्ड में जो लिथियम सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो देखिए चाइल जिसको चिली बोलते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अर्जेंटीना। तो मोस्टली दो तो यही हो गए फर्स्ट और थर्ड नंबर के। तो ये जो है 3 कंट्रीज़ हैं, इसको बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। को पता है कि आपको एंडीज पर्वत जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनमें आपको देखने को मिलेंगे। लिथियम इन द ट्राइंगल इज कंसंट्रेटेड इन द वेरियस सॉल्ट पैन्स दैट एग्जिस्ट अलोंग द अटाकामा डेजर्ट। ये अटाकामा डेजर्ट चाइल में है। तो एंड नेबरिंग एंड एरियाज, द एरिया इज टू होल्ड अराउंड 54% द वर्ल्ड लिथियम रिजर्व। लिथियम 54% लिथियम रिजर्व आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। The Indian Navy has shown interest in the lithium triangle as lithium will required and lithium ion batteries that are planted to be filled in future summer। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लिथियम एक्सप्लोइटेशन प्रोग्राम जो है जगह जगह अलग अलग स्टेट्स में, जैसे अरुणाचल में प्रोग्राम चल रहा है, आंध्र प्रदेश में खोजबीन जारी है, छत्तीसगढ़ में, ताकि जो हम ये लिथियम जो रिजर्व्स हैं उनको फाइंड कर सकें। देखिए बीते साल 14,000 करोड़ लगभग हमने इंपोर्ट लिथियम जो है लिथियम आयन और लिथियम जो है 14,000 करोड़ का हमने पिछले वर्ष जो है इंपोर्ट किया है। तो इसकी डिमांड जो है आगे और बढ़ने की संभावना है। तो इसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास लिथियम रिजर्व्स होंगे तो ये एक नया जो बोझ है, हम ऑलरेडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं या क्रूड ऑयल उस पर और गोल्ड ये सब पहले ही ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये एक नया जो है बर्डन ना हो। लिथियम जो होता है आपको पता ही होगा, लिथियम जो है वो बहुत सॉफ्ट साइनी और ग्रे मेटल है, ग्रे मेटल जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है एंड ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव के साथ साथ ये अल्कलाइन मेटल भी है और इसका यूज़ देखिए जगह जगह हो सकता है, जगह बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि हम केवल जो ईवी बैटरीज है उनको बनाने में इसका यूज़ करते हैं और बाकी जगह भी है उनको भी बनाने, उनमें भी ये लिथियम का यूज़ होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे आप मोबाइल की बैटरीज देख सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो बैटरी से चलती हो उसमें ईवी का जो लिथियम का यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल में इसका काफ़ी यूज़ होता है। जैसे जो लिथियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है वो हेल्प करता है मैनिक डिप्रेशन को ट्रीट करने में, लिथियम कार्बोनेट। उसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी यूज़ होता है। जैसे उसको लिथियम आइसोटॉप्स जो होते हैं, लिथियम आइसोटॉप, उनको हम यूज़ करके जो न्यूक्लियर जो है वेपन बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलॉय यूज़ कर सकते हैं लिथियम का विद एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ यूज़ करके। एक तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसकी जो लाइटर होता है काफ़ी, जो ये हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट जब इतना हल्का होता है तो एयरक्राफ्ट भी हम इससे निर्माण बना सकते हैं जो एल्यूमिनियम से बनाते हैं। उसके साथ हाई स्पीड ट्रेन बना सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन बनाने से क्या होगा, उससे जो है ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और नई नई संभावना जो है इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेगी। जो मेन यूज़ अभी हाल फिलहाल में देखा गया वो बैटरीज है उसमें इसका यूज़ देखा गया। जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियाँ हैं उनमें बैटरी किस लिए इसका ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पर किलोग्राम वो बहुत ज़्यादा है, या एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पर किलोग्राम काफ़ी ज़्यादा है और एक लाइट वेट भी है बैटरी। तो जो इलेक्ट्रिक कार मेकर है उनके लिए एक फेवरेबल जो है मेटल जो है बन जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 2 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए हमको कार्बन एमिशन को, जो है जो करंट रेट कार्बन एमिशन है उसको कम करने के लिए 2 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमको चाहिए। अभी हाल ही में चाइना जो है ये ट्राइंगल जो है लिथियम ट्राइंगल आपको रिजर्व मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो चाइना है वो 75% तक जो है ये प्रोसेसिंग और सप्लाई और डिमांड कह सकते हैं, सप्लाई भी कर रहा है और डिमांड जो है यहाँ पर मेंटेन किए हुए है। मतलब कि प्रोसेसिंग जो होता है लिथियम की ये 75% तक चाइना जो है वो कंट्रोल कर रखा है। इसलिए हम इंडिया भी जो है चाइना से ही करता है। देखिए बताने को काफ़ी चीज़ है, चैलेंजेस किस तरीके से हम लिथियम माइनिंग से क्या क्या चैलेंजेस है, तो उसके बारे में आई होप जो जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आएगा और कुछ अच्छा जो है सीखने को मिला होगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर विच ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट हैज़ लॉन्च बाय इसरो। तो इसरो ने अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया स्टूडेंट्स के लिए। किन स्टूडेंट्स के लिए?
जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लास्ट ईयर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए एक स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। तो इससे आप ये इस नाम से ही समझ सकते हैं जो इसरो होगा ये प्रोवाइड कराएगा बच्चों को ट्रेनिंग देगा जाकि वो उनकी रुचि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें और इस फील्ड में जो है एक बड़ा चेंज जो ला सकें, जो कि हम अब तक जो हमारे साइंटिस्ट करते आ रहे हैं और आगे की जो पीढ़ी है उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकें, इस फील्ड के बारे में जान सके वो और इस फील्ड में अपना जो है योगदान दे सके। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच बैंक लॉन्च्ड एज रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष। अभी ये लॉन्च किया HDFC बैंक ने। देखिए हर एक बैंक का ये एक मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो अपने ब्रांच में जो अपनी बैंक में जोड़े, तो उन्हीं के साथ ये अलग अलग जो है जगह पर ऐसी जगह जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर जाकर इन्होंने परचार्ज ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है विशेष। ये ऐसी जगह जाकर जहाँ तक ये बैंकिंग सिस्टम ना अभी तक अवेलेबल नहीं है वहाँ तक अपनी ब्रांच लेकर जाएंगे और ये जो है बैंकिंग के थ्रू उनसे कनेक्ट करेंगे वहाँ ताकि लोग उनसे जुड़ सकें। हाँ, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को समझने को मिला होगा। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।